लेट्स लुक एट दी, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल को डेवलप करने से पहले 1911 में 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। लेकिन वो किस चीज पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन इन 1909, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और इसी नाम से तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसी नाम से फेमस भी है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस में हमेशा इसी नाम से पूछा जाता है, ठीक। या फिर इसको कह सकते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। तो इसको ये 1909 में किया गया था, 1909। तुम्हें पता है 1904 में थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसके 5 साल बाद ये हुआ। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे जो भी रिजल्ट्स आए उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। ओके, ये मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो ये समझो कि रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे बेसिकली, गेगर और मार्सडेन, ठीक है। ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। कहा जाता है कि भाई रदरफोर्ड ने उनको गाइड किया था, ठीक। तो एक तरीके से मेहनत इनकी है, लेकिन फल भाई साहब ने खाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा शेडी कैरेक्टर है हिस्ट्री में। रदरफोर्ड हर जगह अपना नाम है इसका भाई का, हो सकता है काम भी किया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं पहले। दिस इज अ डेवलपमेंट बिटवीन थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड और थॉमसन के मॉडल के बीच की कहानी है। तो एक सेटअप उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसमें देयर इज एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा, ठीक है। इसके आगे उन्होंने एक लेड की भारी भरकम प्लेट रखी, ठीक है, जिसके बीच में एक छोटा सा छेद उन्होंने कर दिया। नाउ दे पुट अ गोल्ड फॉइल ओवर हियर, ठीक है, गोल्ड फॉइल। ये लेड प्लेट, थिक लेड प्लेट है उसको, थिक लेड प्लेट। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल है। इसकी जो थिकनेस थी वो अराउंड 100 नैनोमीटर रखी गई थी थिकनेस। और यहां पर एक रोटेटिंग मिरर या एक स्क्रीन लगाया गया था, ठीक है, सर्कुलर रोटेटिंग स्क्रीन, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक कोटिंग लगाई ZNS की, उन्होंने एक कोटिंग लगाई ZNS की। ZNS तुमको पता है किस काम आता है? ZNS कोटिंग हमने देखा है पिछले उसमें। ZNS कोटिंग क्या करती है? जब उसमें कोई पार्टिकल आके टकराता है तो फ्लैश देती है, इट प्रोड्यूसेस क्रिएट्स फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो ZNS के बारे में, गॉट इट। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर जब इन्होंने इसका सोर्स का मुंह खोला, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बहुत तेजी से, स्पीड से ऐसे निकल रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक, अब ये स्पीड से निकल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक लेड प्लेट रखी है। लेड प्लेट का काम क्या होता है कि लेड प्लेट बेसिकली इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है या स्लो कर देता है। लेकिन जब यहाँ पे छोटा सा ऑरिफिस लगाया है तो इससे ये पास हुआ होगा, कुछ तो इससे पास हुए होंगे ना। जो पास हुए वो बेसिकली एक बीम के जैसे आ गए, दे फॉर्म्ड अ बीम। बीम समझ में आता है ना, एक स्ट्रेट लाइन में कुछ पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये हुआ कि मोस्टली जो इसको ना ब्लू से बनाते हैं, मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं वो यहां से निकल जाते हैं। चलो इसके ऑब्जर्वेशन साथ में बताएंगे, पहले इसको बताया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे मोस्टली पार्टिकल्स निकलते चले गए, ठीक है। फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी निकले, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी निकले, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स इधर भी गए और कुछ पार्टिकल्स इधर भी गए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, लेड प्लेट है, गोल्ड फॉइल है और एक स्क्रीन है, ठीक है, टू नो द प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, एक बीम में कन्वर्ट हुए। बीम जब ये यहाँ पे टकराए गोल्ड फॉइल से तो इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिला, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल क्या कहता था? थॉमसन का मॉडल कहता था कि जो एटम है दैट इज मेड अप ऑफ द प्रोटॉन, मोस्टली ऑफ द प्रोटॉन, और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। तो पूरी जो बॉडी है वो प्रोटॉन से मिलकर बनी है। इसका मतलब क्या है? इट इज ऑक्यूपाइंग ऑल द स्पेस अवेलेबल टू एन एटम। दैट मीन्स अगर कोई उसके थ्रू जाना चाहेगा तो वो टकराएगा उस मटेरियल से, और कुछ ना कुछ डेविएशन पक्का होगा, चाहे छोटा ही सही,
कभी भी इतना ज्यादा डेविएशन या ये जो यहाँ पे वापस गया है कभी ऐसा नहीं होता। ठीक, तो लिखो according to Thomson's model of an atom, most of the mass of the atom is due to the proton itself. So all the space would have been occupied by just the protons, and if alpha particles with enough energy collided with them, they would have surely deviated, even at least slightly, but all of them would have deviated to some extent, and the extent of deviation would not have been very large. ये समझ में आया कैसे? ठीक है जी, ओके। अब होता क्या है इसमें, वो ऑब्जर्वेशंस लिखो। इससे पहले मैं एक दो चीजें तुम्हारे लिए बताता हूँ। ZNS के बारे में तुम लिख चुके हो कि ये क्या करता है। देखो भाई, ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि स्ट्रेट है। ठीक, इस लाइन से मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, और ये क्या है, दिस इज 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री, ये θ3 है 90 डिग्री, है ना। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एंगल्स मैंने कैसे बनाए हैं, जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन थी उससे कितना डेविएशन आया। इसी तरीके से नीचे वालों का भी बना सकते हैं, θ1 या θ4 समझ लो इसको, दिस कैन बी θ5, ठीक है। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये लिख लेना, एंगल ऑफ डेविएशन, गॉट इट। नाउ राइट द ऑब्जर्वेशंस, जो मैंने पहले पॉइंट लिखाया था उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिखो। ऑब्जर्वेशंस तुम लिखोगे, सॉरी ऑब्जर्वेशंस लिखोगे यहाँ पर इस तरीके से, ऑब्जर्वेशंस एक साइड पे लिखना और कंक्लूजन्स ये दूसरी साइड के लिए छोड़ देना, एक टेबल बना लेना, ठीक है जी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि 99% ऑफ द पार्टिकल्स दे वेंट थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब थ्रू एंड थ्रू चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मोस्टली जो फ्लैशेस देखे गए वो इस पॉइंट पे देखे गए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिखो, few particles had deviations या small deviations, ठीक है। small deviation मतलब जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये small deviations, got it। Third observation is very few particles had deflections greater than 90 degrees, इससे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन इनका था बहुत ही कम थे। और लास्ट पॉइंट लिखना है, 1 in approximately 20,000 particles, 1 in approximately 20,000 particles had a deviation equal to 180 degrees. That is, they retraced their path और bounced back, ठीक है। ये क्लियर हो गई मैं बात, ठीक है जी। अब इसमें बीम ऑफ पार्टिकल्स कुछ ओके, तो अब कंक्लूजन्स देखो। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगी तो मैं अपना पाथ क्यों चेंज करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट मूव स्ट्रेट। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स डिड नॉट एनकाउंटर एनी रेजिस्टेंस, दैट मींस दैट स्पेस वाज एम्प्टी। तो लिखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। अब कोई ये मत पूछ लेगा सर एम्प्टी है तो उसमें है क्या, उसमें कुछ नहीं है, इट्स वैक्यूम। जस्ट इमेजिन दैट वी आर ऑल मेड अप ऑफ वैक्यूम, बिकॉज़ वी आर मेड अप ऑफ compounds and compounds are made up of atoms or molecules, and molecules definitely are made up of atoms, and atoms are, you know, जैसे तुम्हें दिख रहा है, there is space between, like inside each atom, हमारे अंदर भी बहुत सारा स्पेस है, अमेजिंग। एनीवे दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें कि भाई कुछ पार्टिकल्स का ने डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व किए या एक्सपीरियंस किए, तो हम ये कह सकते हैं डिफ्लेक्शन किस लिए हो रहा होगा, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। तो लिख सकते हो उसमें डिफ्लेक्शंस वर कॉज्ड बाय रिपल्शन, फर्स्ट पॉइंट ये था, ठीक है। डिफ्लेक्शंस वर कॉज्ड बाय रिपल्शन, कंक्लूजन में बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट, सॉरी कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट। डिफ्लेक्शंस वर कॉज्ड बाय रिपल्शन and these deflections were caused by a positively charged body in the atom, and these deflections were caused by the positively charged body in the atom, and this body was called nucleus. This is very important. ये न्यूक्लियस की जो खोज है वो रदरफोर्ड को दी जा सकती है, या इनफैक्ट गेगर मार्शल को दी जा सकती है। हालांकि हुआ क्या था, जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया गया अंडर द ट्यूटलाज ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, he overtook now, and he was the one to and kind of analyze it, the information, the conclusions, you know, everything. Like he was the one to analyze everything and get the conclusions. Probably that's why he was given all the credit instead of these two guys, Geiger and Marsden. Got it? So yeah. So the deflections were caused by repulsion, and those deflections showed that there was a positively charged body inside the nucleus, which he called nucleus. ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, क्योंकि ये
थर्ड पॉइंट मतलब ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट थे इसके, उनके बेसिस पे उसने सेकंड कंक्लूजन दिया, और जो फोर्थ पॉइंट था इसका जिसमें डायरेक्ट बाउंसिंग बैक हो रही थी, उसके बेसिस पे उसने थर्ड कंक्लूजन दिया। थर्ड कंक्लूजन क्या था कि अगर ये इसके पास आया है और आके सीधे वापस चला गया, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर प्लेस जहां पे भी वो डायरेक्टेड था, दैट हैड एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज इन दैट एरिया, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा कि ये वापस चला गया। तो लिखो इसमें मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द चार्ज, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड दैट न्यूक्लियस, and the nucleus is a hard dense positively charged sphere, ठीक है, ये चीज जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो कंक्लूजन्स है तुमसे पूछे जा सकते हैं, 3 कंक्लूजन्स है, ये 3 कंक्लूजन्स याद होने चाहिए कि भैया एटम के अंदर जो स्पेस है वो खाली है मोस्टली। सेकेंड इज कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वहां पे जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो बहुत ही छोटी है, हैवी है, डेंस है, ठीक है, और उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन 180 डिग्री आ, ठीक है जी। तो अब मॉडल की बात कर लेते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है? रदरफोर्ड भैया ने कहा ये था, साथ साथ बोल रहा हूं, जब तक बनाऊंगा तब तक बना ही लूंगा। उसने क्या कहा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा जो स्पेस है वो एम्प्टी है, तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द मास इज located at in a very small space, and that space is called nucleus, which he drew like this। एक छोटा सा स्पेस है, या ये समझो एक छोटा सा स्पेस, ठीक है, ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि एटम बहुत बड़ा है, उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा है, मोस्ट ऑफ द मास उस न्यूक्लियस में ही है, तो उसने कहा कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स वो भी हम देखेंगे। तो इस पे लिखो Rutherford's model consisted of 2 portions in an atom. One portion was called the nucleus. तो फर्स्ट पोर्शन क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। Consisted the protons and neutrons। हालांकि ये जो न्यूट्रॉन्स वाली मैं बात कह रहा हूं ना, ये इसके मॉडल में नहीं कही गई थी, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल किस साल में दिया गया था? अभी बताया था मैंने, रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में दिया गया था, ठीक है, 1911 में दिया गया था, और वो जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट था वो 1909 में हुआ था, 1909 में, ठीक है। तो कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, वैसे तो उसने कहा था क्योंकि न्यूट्रॉन जब बाद में पता चले तो हमें पता चला कि वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, ठीक है। तो कंसिस्टेड the protons and neutrons। second was space around, या spherical space कहना चाहिए मेरे को, spherical space। भाई देखो ऐसा है कि atom was assumed to be a sphere, ठीक है, spherical space around the atom। अच्छा, एक चीज तो मैं बताने भूल गया यार, एक सेकंड, अभी याद है मुझे, इसको एक सेकंड के लिए रोक दो। जो उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया था अपना, वो कंक्लूजन किस तरीके से पिक्टोरियली दिखाया जा सकता है गेगर-मार्सन में। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एटम है, ठीक है, गोल्ड का एटम है ये, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है तो इसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा सिग्निफिकेंट, कोई यहाँ से जा रहा है तो भी नहीं मिलेगा, कोई यहाँ से जा रहा है तो भी नहीं मिलेगा, शायद कोई यहाँ से जाए तो इसको डिफ्लेक्शन मिल सकता है, कोई और पास से जाए तो इसको ये डिफ्लेक्शन मिल सकता है, और कोई एग्जैक्टली स्ट्रेट आए, ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली वापस कर सकता है। सेम वे अगर कोई ऐसे आ रहा है उसको भी इस तरीके से मिलेगा, फिर ऐसे आ रहा है इसको इस तरीके से मिल सकता है, और कोई अगर इधर से जा रहा है तो इन्हें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो तुम देख रहे हो ये जो लाइंस है, ये वाली लाइंस एंड ये वाली लाइंस, ये 99%, मतलब ये 2 लाइंस जो हैं ये 99% पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो है थीटा, ठीक है, ये θ1 है, ये वाला जो एंगल है ये स्मॉल एंगल है, तो तुम्हारा जो सेकंड पोस्टुलेट था उस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट था कि जो 90 डिग्री से बड़े वाले हैं, ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा जो 180 डिग्रीज है, जहाँ पे ये जो 180 डिग्रीज है, दिस रिप्रेजेंट्स योर फोर्थ पॉइंट, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो मुझे लगा वहीं से समझ जाओगे, बट अभी ध्यान आया, इसको
तुम्हें ड्रॉ करना है। जब कभी भी पूछा जाएगा गेगर मार्सन या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो तुम्हें वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बनाना है और जो ऑब्जर्वेशन है उसको पिक्टोरियली दिखाना भी है। ठीक है जी, ओके। नाउ कमिंग बैक अगेन टू दी रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल, उसमें क्या दो पार्ट बताए थे, एक तो न्यूक्लियर पार्ट था या न्यूक्लियस था, और एक था स्फेरिकल स्पेस अराउंड द एटम, सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस, व्हिच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फर्स्ट इज न्यूक्लियर पार्ट एंड सेकंड वाज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठे नहीं होते वहां पे। उसने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है तुम्हारा और इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कलिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, और द सर्कुलर मोशन, अब ये सर्कुलर मोशन है किस चीज की वजह से, जैसे सर्कुलर मोशन तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो सर्कुलर मोशन के होने के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। जैसे तुम किसी धागे से बांध के पत्थर को ऐसे घुमाते हो तो गोल गोल घूमता है, और जो उस धागे में टेंशन है दैट इज द फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिंग दैट पत्थर टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। द सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स provided by the electrostatic force of attraction। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, द सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, अच्छा, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स थे इनको कहा इसने ऑर्बिट्स, और बाद में इनको शेल्स भी कहा जाने लगा। ठीक है जी, बाद में इनको शेल्स भी कहा जाने लगा। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस है दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है जी, बाकी तो ठीक है सब, अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर, तो इट इज मूविंग लाइक प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो इसको प्लैनेटरी मॉडल या सन या सोलर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा बेसिक मॉडल है। इसके दो तुम्हें समझ में आ गया कि दो पार्ट है इसके, वो क्यों है कैसे हैं, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाय चांस मैंने कुछ बोला और लिखा ना हो तो उसको भी लिख लेना भाई, इतना ही नहीं जस्ट कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये लिखे जा रहे हो बिना सुने कुछ काम नहीं चलेगा। अब इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन जो उसने करी थी रदरफोर्ड ने, उस कैलकुलेशन के अनुसार उसने बताया कि जो एटम होता है, एटम का रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो कैलकुलेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे, कैलकुलेशंस क्या है, पहली कैलकुलेशन है अबाउट द रेडियस, या अबाउट द रेडियस, लिखो रेडियाई ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या कहता है कि जो एस्टिमेट किया उसने आर एटम, ही एस्टिमेटेड दैट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 meters, which is 1 angstrom, and he estimated the radius of the nucleus to be approximately 10⁻15 meter. ठीक है, which is 1 Fermi. ठीक है, 1 Fermi. Got it? Now इन दोनों का अगर मैं साइज क्या तुम्हें गैस करने को बोलूं, तो यूं समझो तुम्हारे पास अगर एक क्रिकेट बॉल है ना, दिस लेदर की जो बॉल होती है, अगर तुम्हारे पास कोई क्रिकेट बॉल है तो उसको अगर तुम न्यूक्लियस मानते हो, ठीक है, तो कंसिडर अ स्फीयर ऑफ 5 किलोमीटर्स लार्ज रेडियस, उतना बड़ा स्फीयर मानो तो उतना बड़ा तुम्हारा एटम होगा। ठीक है, तो उसके साइज को किस तरीके से गेज कर सकते हो भाई, देखो आर एटम अपॉन आर न्यूक्लियस क्या आएगा, 10⁻10 अपॉन 10⁻15, ये कितना जाएगा 10⁻5। अच्छा, अगर मैं वी एटम और
वी न्यूक्लियस की बात करूं, ठीक है, तो क्या आएगा आर एटम अपॉन आर न्यूक्लियस, इसका क्यूब के बराबर। क्यों? क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये 10⁵ का क्यूब आएगा तो 10⁵15 हो जाएगा। Therefore V atom is equal to 10⁵15 times the volume of nucleus, ठीक है। तो इतना बड़ा साइज का डिफरेंस होता है, ठीक। नाउ मान लो कि तुम्हें मैं कहूं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है उसका रेडियस क्या होगा, तो उसके रेडियस के लिए फॉर्मूला इसने दिया, वो था R इक्वल्स टू आर नॉट इंटू a raised to -1/3। R क्या हुआ? रेडियस, not the atom, sorry, it is not the radius of the atom, it is radius of the nuclei, radius of the given nuclei, nucleus समझ, nuclei क्यों बोलेंगे, R नॉट जो है दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है हम 4/3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हालांकि 1.11 से मतलब 1.11 इंटू 10⁻15 मीटर से 1.44 इंटू 10⁻15 मीटर तक वेरी करते हैं, लेकिन हम ये वैल्यू ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। और ए क्या हुआ यहाँ पे? ए इज दी मास नंबर, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं सीयू का मास नंबर होता है 63.58, तो तुम इसको 64 मान लो, ठीक है। तो देयरफॉर आर ऑफ कॉपर, आर के न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू a⁻⁻1/3, ये क्या है 64, 1/3 कितना आ जाएगा? ये क्या होता है 1/, 4 का क्यूब होता है, कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4, यहाँ जाएगा 16/3 इंटू 10⁻⁻15। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। इस ऑर्डर का है ये, तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ मिसिंग, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लेना भाई। सेकंड जो पार्ट है दैट इज अबाउट थीटा, ये थीटा की बात कर रहा था, थीटा के बारे में कुछ कहना चाहता है। थीटा के बारे में क्या बोला इसने? हालांकि जो फॉर्मूला वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट एटलीस्ट हम इतना देख ही सकते हैं दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच वेंट थ्रू at whose deflection was theta degrees was direct inversely proportional to sin of θ/2 का whole raised to 4। मतलब इसको अगर मैं बोलूँ तो देखो इसमें सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो लिखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद थीटा डिफ्लेक्शन, ऐसे करके हेडिंग डालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद थीटा डिफ्लेक्शन। तो इसमें लिखो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद अ पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन ब्रैकेट में थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ θ/2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं मान लो θ1 और θ2 की बात करूं तो nθ1 अपॉन nθ2 क्या आएगा? ये आ जाएगा साइन θ2/2 रेज़ टू 4 अपॉन साइन θ1/2। क्लियर इनफ? सिंपल है। तो ये तुम्हारा बेसिक चीज हो गई। अच्छा, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जैसे मैंने वो जो ऑब्जर्वेशन थी कैसे प्रूव होती है कि स्मॉल, जितना एंगल स्मॉल था उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे, और जितना एंगल ज्यादा था उतने ही कम पार्टिकल्स होते चले गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स विद एंगल ग्रेटर देन 90 या 1 in 20,000 पार्टिकल्स विच गॉट कंप्लीटली बाउंस बैक। तो यहाँ पे तुम देखो अगर थीटा किसी का ज्यादा है तो ये θ/2 का साइन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो साइन θ/2 भी ज्यादा होगा। अगर साइन θ/2 इज इन द डिनोमिनेटर तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर थीटा ज्यादा है तो ओवरऑल क्वांटिटी कम हो गई, इसका मतलब n थीटा कम रहेगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। देयरफॉर वी कैन राइट ग्रेटर थीटा लेसर n थीटा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है समझ में आना चाहिए। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मान लो थीटा इक्वल्स टू θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्रीज है, उस पे जो n थीटा आया दैट केम आउट टू बी 100 मान लो, ठीक है। और अगर θ2 इज इक्वल्स टू लेट्स से 90 डिग्रीज है तो n θ2 क्या होगा वो ये पूछना था,
ठीक है, एन थीटा 2 क्या होगा, तो बस इसको इसी फॉर्मूले में रख दो। क्या आएगा, एन थीटा 1 क्या है 100 अपॉन एन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2, थीटा 2 बाई 2, थीटा 2 कितना है 90, तो थीटा 2 बाई 2 90 बाई 2 कितना 45 साइन 45 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या है ये साइन थीटा 1 बाई 2, थीटा 1 कितना है 60, तो 60 बाई 2 इज 30, साइन 30 कितना होता है यहाँ पे आएगा साइन 30 होल 4 है ना स्क्वायर होल 4, ठीक है, ये होता है 1 बाई रूट 2 इसका होल रेस टू 4 अपॉन 1 बाई 2 इसका होल रेस टू 4। अगर तुम ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा 1 बाई 16, ये इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो एन थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू एन थीटा 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो तुम देख सकते हो जैसे एंगल बढ़ा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम हो गए। गॉट इट। अच्छा थर्ड जो कैलकुलेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जेईई में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और मैंने अपने टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मेरे को तो बड़ा मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स था ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसे कहते हैं कैलकुलेशन को, थर्ड इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, ठीक। बिफोर आई से एनीथिंग फर्स्ट पॉइंट इसमें जो लिखना है दैट इज applicable only to those alpha particles, applicable to only those alpha particles with theta equals to 180 degrees, या who bounce back or traced their path। ठीक है जी, इस तरीके से ये इनके लिए एप्लीकेबल है। जो वो पार्टिकल बिल्कुल उसके मुंह पे जाके फिर से एग्जैक्टली वही पाथ को ट्रेस करते हुए वापस आ गए, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। बट दिस अब ठीक है, अब इसको इस तरीके देखो, अगर तुम कभी बॉल उछालते ऐसे तो ऐसे उछालते हो सीधा अंतरिक्ष में चली जाती है ना, नहीं जाती ना। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका मोशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और फोर्स की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड, और उस पर इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कह सकते हैं। तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर किसी भी बॉडी पे जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स लगाओ तो बॉडी क्या करती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे बॉल देखा तुमने, बॉल पे डिसेलरेशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी घटते 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 एक पॉइंट पे जीरो आ जाएगी और फिर वो नीचे आ जाती है ना। ऊपर जाते जाते तक एक पॉइंट आएगा, वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी और सीधे नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। सो अगर किसी पार्टिकल जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पार्टिकल पर अगर हमने उसके उस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया तो दैट पार्टिकल विल स्टॉप आफ्टर अ व्हाइल एंड स्टार्ट मूविंग इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर होगी बात। जैसे घर में तुम लड़ते होगे अपने भाई बहन से, ठीक है, अगर भाई कहीं जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पीछे खींचो। अगर तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान है तो क्या करोगे, तुम उसको पीछे लेके आ जाओगे। ठीक, तो सेम वे अगर तुम समझो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये फिक्स्ड है, ठीक है जी। अगर ये फिक्स्ड है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट इसके पास आएगा, एक पॉइंट के बाद क्या करेगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये सबको पता है। अगर हम इसको इधर मूव कर रहे हैं तो एक पॉइंट तक आते आते ये रुकेगा और फिर से इस डायरेक्शन में वापस मूव करने लग जाएगा। ये ट्रू है कि नहीं है? अभी ये समझ में आ गया, तो अब जब ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो हो क्या रहा है वो देखो, हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस रखा, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो Ze है। Ze कैसे? Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। E इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो अगर Z प्रोटॉन से तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Ze। वेरी गुड। अच्छा लेट्स से कि कोई एक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा इसमें, इट विल कम एंड इट माइट स्टॉप एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस, ठीक है, और इस डिस्टेंस पे आके फिर से क्या होगा, इट विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, इट विल टेक द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाता हूं। लेट्स से कि हमने एक पॉइंट ए है एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, जहां पर हमने वो Ze रखा हुआ है, जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इनफैक्ट इस केस में समझो दिस पॉजिटिव चार्ज इज द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। अब ये गोल्ड का क्यों है न्यूक्लियस, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में या गेगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड फॉइल यूज किया, तो हम उसका एटम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर गोल्ड का एटम ऐसे रखा हुआ है और हमने इंफिनिटी से एक अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ फेंका एट वेलोसिटी v अल्फा से हमने एक अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ भेजा,
ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसी तरफ भेजा और एक पॉइंट यहाँ पे, इसको ले लेते हैं बी पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। इस पॉइंट पे आते आते तक उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, वी अल्फा या वी बिकेम इक्वल टू जीरो। ये इसको भी अल्फा 1 कर दो, इसको भी अल्फा 2 कर दो, ठीक है जी। इस पॉइंट पे वी वेलोसिटी जो थी वी अल्फा थी, यही समझ लो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वाज वी अल्फा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज v इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी बात? यहां तक हमें क्लियर है। ये पार्टिकल इधर उधर मूव किया, धीमे धीमे स्लो होते होते स्टॉप किया और फिर वापस आ गया, ठीक। अच्छा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m अल्फा v अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, v यहाँ पे जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। आर वी क्लियर अबाउट दिस? अच्छा, अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो तुमने पढ़ी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको यहाँ तक उठा के रखता हूँ और धरती से, इसके सतह से बिल्कुल जो थ्रस्ट है अर्थ की, उससे इसकी हाइट लेट से 10 मीटर्स है, तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय mgh। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के हमने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो था k q1 q2 अपॉन r, k q1 q2 अपॉन r, ये याद है? ठीक है जी। ये अगर r देखो तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, और अगर हम कभी भी बहुत बड़ा नंबर अगर डिनोमिनेटर में रखते हैं, हम कह सकते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज जीरो। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात करते हैं हम ये डिस्टेंस की। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डी मिनिमम। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस कॉल्ड डी मिनिमम। आर बी क्लियर? तो इस अल्फा पार्टिकल का इससे जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता था वो इतना आया, उसके बाद वापस चला गया ना, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो है वो इतना। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 अपॉन r। तो k तो नॉर्मल, ये तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, उसको ऐसे छोड़ दो। q1 क्या है यहाँ पे, q1 अल्फा का चार्ज क्या होता है 2e। अगर अभी तक नहीं पता हो तो भाई पता कर लो। और इसका चार्ज कितना है ze अपॉन r कितना है d मिनिमम, आए ना? आर बी क्लियर? तो ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया विदाउट लूजिंग एनर्जी, और तो कुछ इसमें दिखा नहीं कि इसने कहीं एनर्जी लूज करी हो, व्हाट विल हैपन, दिस एनर्जी एट दिस प्लेस, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो कहता है कि टोटल एनर्जी एट दिस प्लेस विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस प्लेस बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LOCE, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, KE1 1 मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं। तो KE1 प्लस PE1 इक्वल्स टू KE2 प्लस PE2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो KE2 जीरो है और PE1 जीरो है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 m हाफ एम वी अल्फा, m अल्फा वी अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 2 यहाँ जाएगा 2kze स्क्वायर अपॉन d मिनिमम, ठीक है जी। अगर तुम इसको देखो तो डी मिनिमम क्या आएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू 4kze स्क्वायर अपॉन m अल्फा वी अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें डी मिनिमम निकालने को दे सकता है, डी मिनिमम देके तुमसे वी अल्फा निकालने को बोल सकता है, और कभी कभी ये गोल्ड फॉइल की जगह कुछ और भी यूज कर सकता है। देखो गोल्ड फॉइल क्यों यूज होती है, गोल्ड फॉइल इसलिए यूज होती है क्योंकि वो बहुत ही अत्यंत मैलेबल होती है, उसको बहुत थिन शीट्स में हम रोल कर सकते हैं, ठीक है। तुमने सोने का वर्क लगी मिठाइयाँ देखी होंगी, तो जो मिठाई के ऊपर सोने का वर्क लगा है उतना पतला सोने को मला जा सकता है, रोल किया जा सकता है। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी दो और उसमें होती है विचार, एक तो AG हो गया, एक हो गया CU, और AU तो है ही, ठीक है। तो AG इसका कितना होगा 79e, मतलब इसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, इसका 47e और इसका हो गया 29, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है काफी मैलेबल होता है, इसलिए इनको यूज किया जा सकता है। तो दिस इज द होल थिंग, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक। दिस डी मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसको यहाँ लिख सकते हैं, खाली इसको मैं ये मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ। तो तुम देख सकते हो दैट डी मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी अल्फा का स्क्वायर, मतलब जितनी ज्यादा ये होगी उतना ही कम ये होगा। तो हायर द वी अल्फा, ठीक है, लोअर द डी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अगर तुम देखो तो डी मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यहाँ पे z क्या है
एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल शीट, जो मेटल शीट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, हायर द जेड, हायर द, भाई जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा रिपेल करेगा ना, तो उतना ही बड़ा ये डिस्टेंस होता चला जाएगा, हायर द डी मिनिमम। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, ये लिखो, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं बताने को, ठीक। सो द अप्रोचिंग पार्टिकल डिसलेटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, जो मैंने उसको समझाने के लिए बोला था वो अपने शब्दों में लिख भी सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमारे पास, ठीक, इट्स न्यूक्लियर चार्ज रेडी, हमने सब कुछ बताया है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लिमिटेशन इसके डिस्कस कर लेंगे, हमारा लेक्चर ओवर। क्या जी, आज तुम्हारे पिछले क्वेश्चंस और अभी के क्वेश्चन देता हूँ तुम सबको, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि वी अल्फा जो है, वी एट ए, वी नॉट जो वेलोसिटी है वो ए पे इतनी है, और हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो इससे डी मिनिमम कैलकुलेट करो, तो सिंपल इसमें फॉर्मूला डालना है। डी मिनिमम कैलकुलेट कैसे होगा इसमें, डी मिनिमम विल बी इक्वल टू 4kZe²। जेड कितना है, गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल के लिए जेड कितना हो जाएगा भाई, 79e² अपॉन एम अल्फा इंटू वी अल्फा का होल, या वी अल्फा नहीं है तो वी नॉट दिया हुआ है ना, ये उसको है। तो इसमें लिख सकते हो तुम 158 इंटू 2, 316 आ गया, 316k e² अपॉन एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 3d मिनिमम, ओके। अगर मान लो ये तुम्हारा गोल्ड का वो था, ये तुम्हारा डी मिनिमम है, इसके 3 टाइम्स जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये 3d मिनिमम है। वो कह रहा है यहाँ पर b बताओ, इस पॉइंट पे। तो तुम देखो, चाहे वो इधर आ रहा हो या घूम के फिर से वापस जा रहा हो, उसकी जो स्पीड होगी, डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो सेम होगी। कैसे, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेट्स से ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट बी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी LOCE को एट सी एंड बी अप्लाई करो। देखो बी पे तो क्या है, बी पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, kZe², k/Ze² अपॉन डी मिनिमम, ठीक है। ये तो बी पे है, ये एट बी हो गया। अब ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, आया ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है k/Z/E²। ऊपर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे चेंज होगा। नीचे कितना डिस्टेंस है, 3 टाइम्स डी मिनिमम, तो यहाँ क्या जाएगा 3d min और प्लस हाफ। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना वेलोसिटी है, हमने v मान लिया, क्या आएगा हाफ m अल्फा इंटू वी², ठीक है जी। अच्छा, डी मिनिमम और इसको दोनों को इधर लिया, क्या आ जाएगा, ये सब चीजें सेम है, तो ये क्या आएगा 2/3 इंटू kZe² अपॉन डी मिनिमम, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ m अल्फा v²। अगर तुम ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे डी मिनिमम की जगह ये रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो z भी यहाँ पे, इनफैक्ट हम z कैलकुलेट नहीं भी करते तो भी चलो, ठीक है। यहाँ पे z की जगह तुम 79 रख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 2/3 इंटू k इंटू 79 या 79k e² अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 316k e² इंटू ये ऊपर आ जाएगा m अल्फा v0² इक्वल टू 1/2 m अल्फा v², ठीक है जी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 79 और ये मिलके यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये k² से ये k² कट जाएगा, यहाँ सब कुछ गया 1/3 बचा, m अल्फा से m अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 v0² इक्वल टू v², ठीक है। तो v इक्वल टू 1/√3 v0, ठीक है। दिस इज योर स्पीड, ठीक है, एट c, गॉट इट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट डी मिनिमम। अच्छा, मान लो कि हम वेलोसिटी इतनी बढ़ा दें, अगर थोड़ी सी बढ़ा दें तो क्या होगा, ये डी मिनिमम थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डी मिनिमम को 1/3 कर सकें, डी मिनिमम को 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू कर सकें, तो हमें वेलोसिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, हमें वेलोसिटी
कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो डी मिनिमम है ये फॉर्मूला लगाना है हमको। ठीक है, तो डी मिनिमम इन फर्स्ट केस कितना है, डी मिनिमम ही है, दैट इज इक्वल्स टू 4kZe² अपॉन m अल्फा v नॉट स्क्वायर, ये शुरुआत में है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, डी मिनिमम अपने ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 हो गया है, तो नया डी मिनिमम कितना आएगा, 0.3, इसका 1/3 यही तो होगा, ये क्या आएगा 4kZe², ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन एक सेकंड, 4k, अच्छा यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा इतना, अच्छा, और ये हो जाएगा तुम्हारा m अल्फा इंटू v²। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो इनको दोनों डिवाइड कर दो, ये डी मिनिमम से डी मिनिमम गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये v² आएगा ऊपर और v0 स्क्वायर आएगा नीचे। तो यहाँ पे तुम देखोगे दैट v इक्वल्स टू √3 v0, v इक्वल्स टू √3 v0, बस, अब और कुछ नहीं करना। अगर ये आ गया है, बस अगर मैं बोलूँगा कि परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, कितनी परसेंटेज बढ़ानी पड़ी हमको, तुम देखोगे √3 v0 माइनस v0 अपॉन जो ओरिजिनल थी इंटू 100, कितना आएगा ये 1.732 माइनस 1 अपॉन 1, क्योंकि v0 से तो कट ही जाएगा ना, ये कितना आएगा इंटू 100, ये कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस 73.2% आएगा। ठीक है जी, सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, इसके 3 लिमिटेशंस हैं। व्हाट आर द 3 लिमिटेशंस? पहला लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन, अगर इसको तुम खुद ही सोचो ना, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, तो किस रेडियस में मूव कर रहा है, इज इट मूविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन और इज इट दैट कि उसका प्लेन चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसा है कि बहुत सारे प्लेन है ना जिसमें वो घूम सकता है, तो किस प्लेन में घूम रहा होगा, किस डिस्टेंस पे घूम रहा होगा, तो इट वाज नॉट एबल टू टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस और द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, लिमिटेशंस लिखना है, उसमें लिखना doesn't say anything about the distribution of electrons around the nucleus or their relative positions। ठीक है, वो अच्छा ठीक है, पहले तो उसके रेडियस को नहीं बता पाया था, वो सिंपल सी बात है, वो न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में जरूर बता पाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस रेडियस में मूव कर रहे हैं उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स किस रेडियस में मूव कर रहे हैं वो एक चीज होगी। दूसरा कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट पे दूसरा और तीसरा ऑर्बिट पे तीसरा है, या अगर मान लो 10 है तो कैसे वो अरेंज्ड है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो नहीं पता। तो लिखो इसमें, इट डजंट से, इसी पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नहीं नेक्स्ट पार्ट लिखो, डजंट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज देयर रिलेटिव पोजीशंस। तो ना ये रेडियस के बारे में बताता, ना ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता। इनफैक्ट तुम देखोगे कभी भी एटम को अगर तुम सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे और कोई पिक ढूंढने की कोशिश करोगे, तो एटम जो होता है वो इस तरीके का कुछ एक सिंबल से बताते हैं। तो ये सिंबल तब से चल रहा है कि जिसमें ऐसा सपोज किया गया कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऐसे घूम रहे हैं। हालांकि ये ट्रू नहीं है, इस चीज को उसने कोई बात नहीं करी। ठीक है जी, इसके बारे में उसने कोई बात नहीं करी। ये क्लियर हो गया। तो ना ही उसने इलेक्ट्रॉन के रेडियस के बारे में बताया और ना ही उनके रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बताया कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस तरीके से अरेंज्ड है। सेकंड पॉइंट, सेकंड थिंग दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वाज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यू समझो 1885 में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था। इट वाज द बाल्मर सीरीज व्हिच वाज ऑब्जर्व। तो ये 1911 में ये मॉडल आया है। ठीक है, और तुमको एक चीज और बताता हूँ, जो 1900 इसके इस मॉडल इसके नेक्स्ट मॉडल के बीच में से 2 साल थे। 1913 में बोर ने अपना मॉडल दे दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि बहुत पुराना मॉडल था, या सॉरी बहुत पुराना ऑब्जर्वेशन था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हाइड्रोजन का वो स्पेक्ट्रम है क्यों। तो अभी के लिए इतना लिख लो, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाओ तो थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आएगी इसके बारे में। लिखो, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और थर्ड चीज लिखना, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि यहाँ पर ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड अगर आप इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो तो ये इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और इस वजह से ये इसके अराउंड घूम पा रहा है। लेकिन एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके बेसिस पे ये बताया गया कि अगर तुम किसी भी चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है ना, उसको एक्सेलरेट करो, इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अगर चार्ज सिंपल रखा हुआ है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो
बॉयल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो एक्सेलरेट हो गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेज प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेज जो भी तुम कहना चाहो, दे आर बेसिकली एनर्जी। ठीक है, लाइट है, लाइट एनर्जी होती है ना, तो ये भी लाइट है। ठीक है, हालांकि दिखती नहीं है कुछ रोशनी इसमें से, लेकिन ये भी लाइट है, मतलब ये भी एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है इट शुड बी लूजिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, और अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो दिस बीइंग अ चार्ज दिस विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा तो क्योंकि ये एनर्जी है तो अपनी एनर्जी बाहर दे रहा है, तो इसकी एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ सर्कल इट शुड कीप लूजिंग इट्स एनर्जी, और इस पॉइंट से क्या है, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे स्पाइरल करते करते इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी ना, करते 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 ये इसमें गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस गिविंग अस द थॉमसन मॉडल अगेन। भाई अगर घूम घूम के इसी में गिरना है तो थॉमसन का मॉडल आ गया ना, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। गॉट दिस? एंड ये जो यहाँ से यहाँ गिरने का समय एस्टिमेट किया गया दैट वाज 10⁻⁸ सेकंड्स। इतने छोटे से अंतराल में ये हो जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तो दैट मीन्स देयर इज सम शॉर्टकमिंग इन द रदरफोर्ड्स मॉडल, एंड हेंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर नाउ।